हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। मैं दीपा स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती में। तो आप सभी जानते हैं मैं आपको पढ़ा रही हूँ हाई स्कूल की एसएसटी, जिसमें मैं पढ़ा रही थी आपको ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो इस संसाधन एवं विकास में हम जो पहला चैप्टर है हमारा इसमें हम कुछ चीजें आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। जिसने नहीं देखी हो वो जाकर देख ले। तो हमने उसमें संसाधन के प्रकार तक पढ़ लिया था। संसाधन के काफी प्रकार होते हैं, जिसमें हमने 2 पढ़ लिए थे। बाकी आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। क्या आता है? हमारा व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत चीजें क्या होती हैं? जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसका जो घर है वो क्या है? वो उसका है, उस पे किसी और का हक नहीं है। मतलब उसको कोई और नहीं ले सकता, उसी व्यक्ति का है, या फिर उस व्यक्ति की कोई जमीन है। तो इसमें क्या है? जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास, मतलब आपका घर है तो वो घर केवल आपका ही है। कोई और नहीं कह सकता उसको कि वो किसी और का घर है, या कोई पड़ोसी आके नहीं बोलेगा कि ये मेरा घर है। जो आपका है वो आपका है। तो इसमें उदाहरण लिखो। इसके उदाहरण में आ जाएगा जैसे घर और किसान की जमीन। किसान की जमीन, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वे होते हैं जिनका स्वामित्व व्यक्ति का होता है, जैसे घर, किसान की जमीन। ठीक है, अब नंबर 2 पे आते हैं हम। नंबर 2 है हमारा सामुदायिक संसाधन। तो ये संसाधन क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के लोगों के पास होता है। जिनका स्वामित्व समाज के लोगों के पास या समुदाय के पास होता है। जैसे मान लो हमारे गांव का तालाब है, ठीक है। तालाब है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो जो हमारे गांव का तालाब है वो केवल हमारा है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तालाब जो है क्या है? पूरे गांव का है। इसी प्रकार एक होती है चारण भूमि। चारण भूमि किसे कहते हैं? जिसमें कि पशु चरते हैं। मतलब जैसे कि एक कोई फील्ड है, खाली है, उसमें खूब वनस्पति उग रही है, घास वगैरह सब चीज उग रही है, वहां पे जाके पशु चरने लगे पूरे गांव के, मान लो, तो उसको क्या बोलते हैं? चारण भूमि। तो इसमें उदाहरण में क्या आएगा? इसके उदाहरण में लिखो कि चारण भूमि पिकनिक स्थल। जैसे कि नगरीय क्षेत्र में, अब गांव वगैरह में तो ये ऐसे पिकनिक स्थल नहीं होते हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्र में, शहरों में जो पिकनिक स्थल होते हैं, खेलने जाते हैं लोग, दौड़ने वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें चारण भूमि हो गई, पिकनिक स्थल हो गया, पिकनिक स्थल, तालाब आदि। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? हमारी सामुदायिक होती हैं। ठीक है, तो सामुदायिक आपको समझ में आया? वह जिसका स्वामित्व समुदाय या समाज के लोगों के पास होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाती, चारण भूमि, पिकनिक स्थल और तालाब। अब नंबर 3 आता है हमारा राष्ट्रीय। क्या आता है? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में क्या होगा? देखो, व्यक्तिगत में क्या समझा हमने? जिसका स्वामित्व व्यक्ति के पास होता है, ठीक है, सिंगल व्यक्ति के पास। और नंबर 2 पे समझाया हमने सामुदायिक। सामुदायिक में क्या होता है? जिसका स्वामित्व पूरे समुदाय के ऊपर होता है, मतलब समुदाय का होता है, पूरे समाज का होता है। ठीक है, अब फिर बात आती है हमारी राष्ट्रीय में। राष्ट्रीय में क्या आ जाता है? एक व्यक्ति, फिर समुदाय, पूरा राष्ट्र, मतलब पूरा देश। तो इसमें क्या होता है? जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्र के पास होता है। इसके उदाहरण में लिखो।
जैसे सरकारी जमीन, सरकारी जमीन, ठीक है। अब सरकारी जमीन से समझो, जैसे कि जैसे गांव का ही ले लो, गांव का उदाहरण ले लो, पूरा गांव बसा हुआ है हमारा। आपने सुना होगा कहीं कहीं जैसे गांव में लोग बोल देते हैं कि वो तो सरकारी जमीन है, वहां तो हर कोई कुछ भी काम कर सकता है अपना, ठीक है। मतलब जहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे गांव का हो, शहर का हो, समाज का हो, वहां उस जमीन पर अपना कोई भी काम करे तो उसको क्या कहते हैं, सरकारी जमीन। और नंबर 2 पे आता है हमारे सड़क। सड़क को ले लो, सड़क को कौन बनाता है, कोई सिंगल व्यक्ति या पूरा समाज मिलकर तो बना नहीं सकता। सड़क को कौन बनाता है, हमारा राष्ट्र बनाता है, हमारा देश बनाता है। इसीलिए सड़क पर सब चलते हैं, सबकी गाड़ी चलती है। तो ये सड़क और सरकारी जमीन किस में आएगा, हमारे राष्ट्रीय में, ठीक है। अब नंबर 4 पे आता है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब इसमें देखो, जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय को हम समझते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर, तट रेखा से 200 किलोमीटर तक एक समुद्री क्षेत्र, जैसे मैं आपको नक्शे से समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको नक्शे से समझाती हूँ। इसको मिटा देते हैं थोड़ा इधर। जैसे ये भारत का नक्शा बना लिया हमने, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, एडजस्ट कर लेना, ये केवल समझाने के लिए, ठीक है। ये हमने एक रूपरेखा ले ली है नक्शे की थोड़ी सी, ये माना हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है, ठीक है। उसके आगे के समुद्री क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे ये हमारा देश है इंडिया, ठीक है, ये हमारा देश है भारत। अब इसकी जैसे यहाँ पे समुद्री सीमा होगी, सभी को पता है, इधर भी समुद्री सीमा होगी, क्योंकि इधर क्या है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। तो इसमें क्या है सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब हमारे देश की सीमा से 200 किलोमीटर तक, इधर भी और इधर भी 200 किलोमीटर तक जो है वो हमारे देश का नियंत्रण है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हमारे देश की जो समुद्री सीमा है उससे 200 किलोमीटर इधर और 200 किलोमीटर इधर क्या है, हमारे देश का नियंत्रण है, ठीक है। फिर इससे आगे को जो चीजें हैं इस समुद्र में, जो भी खनिज हैं, द्वीप हैं, या जो भी अन्य चीजें हैं इधर भी और इधर भी, इनका जो नियंत्रण होगा वो कहाँ, वो किस पे होगा, अंतरराष्ट्रीय। मतलब यहाँ की जो चीजें होंगी वो क्या मानी जाएंगी, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ये हमारे देश से 200 किलोमीटर आगे की जो चीजें हैं वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आएंगी सारी। फिर उन संसाधनों पर हमारे देश का भी हक होगा और जो अन्य देश हैं कंट्री के आसपास के, उन सब का भी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। तो हमने स्वामित्व के आधार पर जान लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 4 प्रकार के संसाधन। हमने स्वामित्व के आधार पर पढ़ लिया है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा विकास के आधार पर, विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो विकास के आधार पर भी हमारे 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला आता है हमारा संभावी संसाधन। तो संभावी जो संसाधन है, ये संभावी संसाधन होते क्या हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि संभावी संसाधन होते क्या हैं, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कुछ ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है परंतु भविष्य में उनका उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण, राजस्थान व गुजरात
सौर व पवन ऊर्जा, सौर व पवन ऊर्जा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है लेकिन हम आने वाले टाइम में कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान की सौर ऊर्जा, मतलब राजस्थान में इतनी चीजें हैं कि उनसे सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है। तुम्हें बताया राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है, बहुत भयंकर वाली। उससे हम इतनी सौर ऊर्जा बना सकते हैं कि उसका आने वाले टाइम में हम अपने दैनिक जीवन को और सरल बनाने के लिए इतना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार गुजरात में पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा से मैंने पिछली क्लास में बताया था पवन ऊर्जा के बारे में। उससे जैसे पवन चक्की चलती है, तो इस ऊर्जा का हम इतना उपयोग कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि संभावित संसाधन क्या होते हैं। अब नंबर 2 आता है हमारा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होते हैं? एक चीज आपने देखा होगा कि ये दो शब्द होते हैं, एक तो विकसित है, एक होता है विकासशील। इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे और पूछते भी। तो देखो, विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो पेट्रोलियम है, कोयला है, उनका उपयोग कितना कर रहे हैं हम अपने चीजों में। पेट्रोलियम में हम अपनी गाड़ी में डालते हैं, कार, बस, ट्रक, ये सारी चीज किससे चलती हैं? पेट्रोल से चलती हैं। तो पेट्रोल का हम अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार कोयले का भी हम उपयोग कर रहे हैं। कोयले से बहुत बड़ी बड़ी खादानें चलती हैं, बहुत बहुत बड़े काम होते हैं। तो विकसित वे होता है जिसका उपयोग हम अपने जीवन में कर रहे हैं, मतलब जो विकसित है ना। और विकासशील होता है जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करेंगे, मतलब चीजें इकट्ठी तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो वे क्या होते हैं? हमारे विकासशील। तो इन दो शब्दों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि विकसित क्या होता है और विकासशील क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे विकसित पे। तो वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जो हमें पता है, और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मैंने बताया विकसित संसाधन, जैसे उदाहरण लिख लो पहले, जैसे पेट्रोलियम व कोयला। ठीक है, पेट्रोलियम में कोयला, इस चीज के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। मतलब पेट्रोलियम जिसका हम भरपूर अपने सारी चीजों में, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, आने जाने में जितने भी वाहन यूज होते हैं, सब में क्या हो रहा है? हमारा पेट्रोल का यूज हो रहा है। और कोयले का हम अपने घर की चीजों में भी, जैसे आपने देखा होगा पहले हम कोयले से पुरानी जो वो होती थी ना प्रेस, उसको चलाते थे। चलाई होगी आप में से कुछ लोगों ने, लेकिन अब उसका उपयोग बंद हो गया। अब क्या बैटरी वाली आ गई है, लेकिन फिर भी कोयले का उपयोग बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश में अभी भी चल रहा है। तो उसको क्या कहते हैं हम? विकसित संसाधन। ठीक है, अब नंबर 3 आता है हमारा भंडार। अब वो एक चीज देखो, ये भंडार और एक होता है ये संचित कोष। ये क्या है? मतलब इनमें अंतर क्या है, भंडार और संचित कोष? अगर जो हम सिंपल भाषा में कहें तो भंडार वे होते हैं, जैसे कि हम गांव में बोल देते हैं किसी को कि भंडार लगा हुआ है, या उसके घर में तो चावलों का भंडार है। संचित कोष को बोल देते हैं कि उसके घर में तो इतना कोष भरा हुआ है, इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, है ना। तो अगर इनको देखा जाए एक तरीके से, तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भंडार क्या है? ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ऐसे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी पहुंच से बाहर हैं। समझ में आई? मतलब भंडार वे हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी दैनिक यूज में, दैनिक चीजों में प्रयोग तो कर सकता है, परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में, प्रौद्योगिकी के अभाव में, टेक्नोलॉजी आप सब जानते हैं, उसके अभाव में इन चीजों से मनुष्य जो है वो बहुत दूर है ना। उदाहरण में ले लो, जैसे हाइड्रोजन गैस, जैसे हाइड्रोजन
ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन। हाइड्रोजन जो ईंधन है, हाइड्रोजन जो गैस है, उसका उपयोग हम कितना कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं। देखो जैसे घरों में जो हम चूल्हे पर उस पे गैस पे खाना बनाते हैं, उसमें इसको उपयोग कर सकते हैं। वाहनों को चलाने में भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या होता है हमारा भंडार। ठीक है। अब नंबर 4 पे आते हैं हम, संचित कोष। ये संचित कोष क्या होते हैं? यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। मतलब हिस्सा तो ये इसी का है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इन दोनों में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। संसाधन, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। समझ में आई बात? दोबारा समझाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गए। संचित कोष वह हैं जिनका निर्माण जो हुआ है वो भंडार से ही हुआ है, और हम इनको टेक्नोलॉजी की सहायता से उपयोग में भी ला सकते हैं, परंतु क्या हुआ है, अभी इनका उपयोग हमने शुरू नहीं किया है। जैसे उदाहरण ले लो, नदी का जल। वैसे अब जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें नदी के जल से विद्युत मतलब बिजली बनाई जा रही है, आप सभी को पता है अच्छे से। लेकिन अब से कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो उस पे ये सही बैठता है कि मतलब चीजें थी तो सही हमारे पास, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि विकास के आधार पर संसाधन क्या होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। देखो बच्चों, मैं इनको ऐसे भी आपको समझा सकती थी, है ना, लेकिन मैंने ये चीजें लिखी हैं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप अपने अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब तक क्या था हमारा, जो संसाधन के प्रकार थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब एक टॉपिक आता है हमारा सतत पोषणीय विकास। तो ये जो टॉपिक है आपका वो इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। इससे क्वेश्चन आपका पेपर में एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो शॉर्ट में आए, चाहे वो लॉन्ग में आए, और चाहे वो विकल्प में आए। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई। तो अब ये हमारा टॉपिक सतत पोषणीय विकास। बात आती है कि ये सतत पोषणीय विकास होता क्या है? सतत क्या है? क्या है मतलब ये सतत? सतत मतलब निरंतर, निरंतर जो चीजें निरंतर चलती रहे। ठीक है, तो यह है। और पोषणीय, पोषणीय का मतलब होता है कि जो मनुष्य ऊर्जा ग्रहण करता है, मतलब जो भोजन के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करता है, उससे जो विकास होता है। ठीक है, तो पूरा मतलब हो गया इसका सतत पोषणीय विकास, मतलब निरंतर मनुष्य का विकास। ठीक है, अब बात आते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना। जैसे माना कि एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सतत पोषणीय विकास के बारे में बताइए, तो हम कैसे लिखेंगे? जो मैंने समझाया इस तरीके से तो लिख नहीं सकते ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है, तो पोषणीय आर्थिक विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसके अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग, मतलब संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें हमने देखो 3 चीजें नोटिस की। सबसे पहले क्या नोटिस करा कि ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए या न पहुंचे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या निकल के आया हमारा? पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक क्या निकल के आता है? इसके अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें, मतलब संसाधनों का उपयोग कैसे करना है। दूसरा टॉपिक क्या है कि
इसके अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया हमारा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है हमारा इसमें, कि आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंच सके। तो तीसरा पॉइंट क्या है, आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंच सके, लाभ पहुंच सके। ठीक है, ये तीन चीज आपको समझ में आ गई। तो इस चीज से हमें देखो 3 पॉइंट मिले। ठीक है, सबसे पहला है पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, दूसरा है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और तीसरा है आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंच सके, है ना। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब देखो इसमें है कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, तो पर्यावरण को नुकसान कब पहुंचता है, जब हम पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, या फिर पानी की बर्बादी करते हैं, या फिर देखो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसमें पानी की बर्बादी करना है, प्रदूषण फैलाना है, या इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो उसके बारे में बोला है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसे सतत पूर्णीय विकास का हमें मतलब आरंभ करना है। और दूसरा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। देखो ऐसे होता है, जल का उदाहरण लो, माना कि हमने जल लिया है ना, जल को हम अपने यूज में इतना यूज कर रहे हैं कि वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बचे ही ना। ठीक है, तो इसका यही तो मतलब है, इस सतत पोषणीय विकास का यही तो मतलब है कि हम जो जल है उसका उतना ही उपयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ हो सके, वो उसके लिए बचे। ठीक है, ये जल का ही नहीं, जितनी भी चीजें हैं हमारी, जो हमें पता है कि ये कुछ आने वाले टाइम में इनकी मात्रा कम हो सकती है, तो उसका हम उतना ही उपयोग करें जितने हमें आवश्यकता है। ठीक, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज मैंने देखो इसके जो प्रकार बचे थे संसाधन के वो पढ़ाए, और ये वाला टॉपिक पढ़ाया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं देखो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है। मैंने टॉपिक ही ऐसे लिए हैं कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यही रहेगी, इससे आगे जो टॉपिक हैं वो हम आने वाली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।